दोपहर 1 बजे। डी कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 4 जगहों पर हमला किया है। दिलचस्प बात यह है कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं, उस समय पाकिस्तान ने यह हमला किया और दिल्ली में बैठकर ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अफगानिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान अब भारत की टीम में आ गया है और इसीलिए पाकिस्तान बेचैन है। इसके बाद हम तेजस्वी यादव के उस बड़े वादे को डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि तेजस्वी यादव का यह वादा असल में एक मजाक है और इस वादे को पूरा करना असंभव है। बिहार में 2,97,00,000 परिवार हैं और इन सबको अगर नौकरी दी गई तो बिहार की सरकार के पास इन लोगों को हर महीने तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। आज हमारा सवाल यह है कि इस तरह के शेख चिल्ली वाले वादे करने के लिए क्या हमारे देश में नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आखिर में हम बात करेंगे उस वजन की जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन आपके दिमाग पर यह वजन रहता है और लोग न जाने कितने क्विंटल, कितने टन का वजन अपने दिमाग पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आजकल लोग अपने शरीर का वजन घटाने के लिए महंगी महंगी दवाइयां और इंजेक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अपने मन पर बढ़ते हुए बोझ से वो अनजान है। सच्चाई ये है कि अगर आपका मन बीमार हो गया तो आपका शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा। और इसीलिए आज हम ये बात करेंगे कि शरीर पर तो आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आपके मन पर जो वजन है उसे आप कैसे कम करेंगे? भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया है। आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान के 3 और प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं और ये दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है, भारत में भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान पर यह हवाई हमला किया है। अब सोचिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, दोनों देशों में मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाला पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन मान रहा है और उन पर हमले कर रहा है। अब आपको अफगानिस्तान के मानचित्र पर हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान का यह हमला अफगानिस्तान के काबुल पर हुआ, उसके बाद खोस्त, पक्तिका और नंगरहार प्रांत में यह हमला हुआ है। कहां कहां पर यह हमले हुए हैं आप नक्शे में देख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस हमले की न तो पुष्टि कर रहा है और न ही इस हमले से वो इनकार कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का आरोप जरूर लगाया है, यानी हमला तो हुआ है लेकिन पाकिस्तान अभी इस हमले पर चुप है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस हमले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यह हमला पाकिस्तान ने कैसे किया है और इसके जो डिटेल्स हैं ये अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बताए हैं। मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि
काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है। हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसा मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को खतरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीयती मुश्किल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सबूत भी पेश करे। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर ऐसे विद्रोहियों को शरण देने का आरोप लगाता है जो पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान में भाग जाते हैं और वहां पर छिपते हैं। यह आरोप पाकिस्तान का है। और इसके बाद यह चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी के चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाकर यह हमले किए हैं। टीटीपी एक ऐसा गुट है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में ही हुई थी, जो पाकिस्तान में शरिया शासन लागू करना चाहता है, और तालिबान इस ग्रुप का समर्थन करता है और इस ग्रुप के लोगों को अपने देश में शरण भी देता है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह बताया है कि यह हमला पाकिस्तान ने ही किया है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा है। तो अब अफगानिस्तान की तरफ से बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि यह हमला हुआ है और हमला पाकिस्तान ने किया है। कल रात को किए गए इस हमले के बाद आज पाकिस्तान के पेशावर में पाकिस्तानी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब वहां पर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता से इस हवाई हमले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। आप उनका यह बयान देखिए। हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर, इंतहाई जायज बात करते हैं कि आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी आमाजगाह ना बनने दें। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर वही आरोप लगा रहा है जो भारत अक्सर पाकिस्तान पर लगाता है, और असल में पाकिस्तान ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर को कॉपी करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की नकल करके बिल्कुल वैसे ही हमले अफगानिस्तान पर करने की कोशिश की। हालांकि वो भारतीय वायुसेना की तरह सटीक निशाना नहीं लगा पाया। पाकिस्तान ने टीटीपी के चीफ पर हमला तो किया, और उन्होंने खुद इस हमले के बाद अपना एक बयान जारी किया है, यानी पाकिस्तानी हमला फेल हो गया। टीटीपी के चीफ तक पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की सेना नहीं पहुंच पाई, और टीटीपी चीफ जो हैं वो अभी भी इस हमले के बाद भी सुरक्षित हैं। इससे पहले यानी 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उनका यह बयान भी सुनिए जो उन्होंने पाकिस्तान की संसद में दिया था। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। अब देखिए, पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है, पाकिस्तान जो भारत के साथ करता है, अब वो वही आरोप
अफगानिस्तान पर लगा रहा है। पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला करवाया और आज वही पाकिस्तान देखिए यही आरोप अफगानिस्तान पर लगा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान असल में भारत और अफगानिस्तान के बीच सुधरते रिश्तों से बड़ा नाराज है और बड़ा परेशान है। एक समय था जब पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया था, तालिबान को रहने की जगह दी, पैसा दिया, हथियारों की ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान ने यह सोचा था कि वो तालिबान को अपने हिसाब से जब चाहे, जहां चाहे, जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल करेगा और उसने किया भी कुछ समय तक। लेकिन अब तालिबान उसके कंट्रोल में नहीं है और तालिबान की जो सरकार है वो भारत से दोस्ती करना चाहती है और अब पाकिस्तान हवाई हमला करके तालिबान को अपनी नाराजगी दिखा रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आज दिल्ली में ही बैठकर पाकिस्तान को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले उन तमाम बड़े बड़े देशों से सबक लेना चाहिए जो अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं के बावजूद अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में कभी भी सफल नहीं हो पाए। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। एक कहावत है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हिंदी में इसका मतलब है कि अफगानिस्तान वो जगह है जहां बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं और बड़े बड़े साम्राज्य फेल हो जाते हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने, शक्तिशाली देशों ने, बड़ी बड़ी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनका कब्जा कभी भी अफगानिस्तान में टिका नहीं। आपको याद होगा इससे पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान में फेल हो चुकी है, सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में टिक नहीं पाई और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सभी को वहां से मजबूर होकर एक न एक दिन वापस लौटना पड़ा है। तो दुनिया की दो जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका भी कोशिश कर चुका है और रशिया भी कोशिश कर चुका है, लेकिन दोनों ही अफगानिस्तान में फेल हो गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, वर्ष 2021 के बाद भारत अब फिर से अफगानिस्तान में अपना उच्चायोग शुरू करेगा, अपना दूतावास बनाएगा और दूसरा, अफगानिस्तान ने भी यह कहा है कि वो भारत के दुश्मनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल अब नहीं करने देगा। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान अब भारत की टीम में आ गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में 7 दिनों तक रहेंगे। हालांकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया ने ही तालिबान की सरकार को मान्यता दी है और आप सब जानते हैं कि तालिबान से पिछले दौर में भारत के संबंध कैसे रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हजारों साल पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, जो गांधार प्रांत से आती थी, इसीलिए उन्हें गांधारी कहा जाता था और वही गांधार आज के अफगानिस्तान का कांधार माना जाता है। यानी भारत और अफगानिस्तान का सांस्कृतिक संबंध महाभारत के युग से है। मध्य युग में वर्ष 1001 तक अफगानिस्तान में हिंदू शाही राजवंश का शासन था, जिसके आखिरी राजा थे राजा जयपाल, और इस राजवंश के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में महमूद गजनवी ने इस्लामी शासन की शुरुआत की थी। मुगल साम्राज्य के दौरान काबुल भारत का ही एक प्रांत था और तब अक्सर राजपूत सेनापति और सैनिक काबुल सीमा की रक्षा किया करते थे। मुगल बादशाह अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह को काबुल का गवर्नर बनाया था और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच हुए 3 युद्धों के बाद वहां के बहुत सारे लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। इसी दौरान
रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1892 में अपनी एक प्रसिद्ध कहानी लिखी जिसका नाम था काबुली वाला। आपने भी काबुली वाला की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। इस कहानी में अफगानिस्तान के एक ड्राई फ्रूट व्यापारी की उस जमाने में कलकत्ता में एक 5 साल की लड़की से दोस्ती हो जाती है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, कभी मौका मिले आपको तो आप पढ़िएगा। एक ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कलकत्ता आता है और वहां एक छोटी बच्ची से उसकी दोस्ती हो जाती है। यह है काबुली वाला की कहानी। और शायद आपने ये कहानी पढ़ी भी होगी, सुनी होगी। बॉलीवुड की फिल्मों में भी अक्सर अफगानिस्तान के लोगों को बड़ा बहादुर दिखाया जाता है और ऐसे व्यक्ति के तौर पर अफगानिस्तान के लोगों को दिखाया जाता है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दिल से करते हैं। आपको याद होगा वर्ष 1992 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी खुदा गवाह, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अफगानिस्तान के एक पठान का ऐसा ही किरदार निभाया था। और इस समय अफगानिस्तान के ये लोग भारत के दोस्त हैं और वो पाकिस्तान को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वक्त कैसे पलट जाता है ये आज आप देख सकते हैं। राजनीति में कहते हैं परमानेंट कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, ना स्थायी मित्र हैं ना स्थायी दुश्मन है। इन दिनों अफगानिस्तान के एक वीडियो की भी बड़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में एक भारतीय यात्री को अफगानिस्तान में तालिबान की एक सुरक्षा चौकी पर रोक लिया गया और जब उसने कहा कि वो भारत से आया है, वो भारतीय है, तो तालिबान के सुरक्षा गार्ड्स ने उसका स्वागत किया और बिना दस्तावेज दिखाए ही उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। आप भारत और अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती दिखाने वाला ये वीडियो अब देख सकते हैं। Kabul. Kabul? What's the country? India. India? Welcome to Permanent City. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you. India, Afghanistan, brother. Yes, I know. Welcome, bye. Okay. No problem. No passport, no no maktub. Ijazatnama. Ijazatnama. Bye bye. Shukr. Chai. नहीं Kabul late, but शुक्रिया. 3 hours. 3 घंटा. Bye bye. देखा आपने? मतलब देखा इंडिया सुन के कैसे पूरा उसका वही चेंज हो गया। क्रेजी भाई। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अब बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बुरी खबर है। वो चाहते थे कि ये पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन ये पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की एक नेता जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है और उन्हें ये सम्मान मिलने की 3 बड़ी वजहें हैं। आप भी ये जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और इन्हें मिला है तो क्यों मिला है। तो पहली वजह यह है कि वर्ष 2013 से निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देश उन्हें तानाशाह कहते हैं और मारिया कोरेना लगातार उनके खिलाफ लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आंदोलन चला रही है। यानी वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है वेनेजुएला में लोकतंत्र को लाने में और एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रही है। दूसरी वजह यह है कि मारिया कोरेना लगातार वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और तीसरी वजह है वेनेजुएला की सरकार ने कई बार मारिया को गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों पर हिंसा भी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन्हीं वजहों से 58 साल की मारिया कोरेना वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से लोकप्रिय हैं और वो निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मारिया कोरेना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की पीड़ित जनता और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन मारिया ने अपना यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। हालांकि इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला की घेराबंदी कर चुकी है, जिसे वेनेजुएला की सरकार उनके खिलाफ एक हमले की तैयारी बता रही है। अब आप वो वीडियो देखिए जब नोबेल कमेटी ने मारिया कोरेना को यह सूचना दी कि उन्हें ही
इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। जब यह खबर उन्हें सुनाई जा रही थी, उस समय एक वीडियो बनाया गया। अब आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को फोन पर यह बताया जाता है कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कैसा लगता है। Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Bergard Piken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. तो कितनी भावुक हो गई ये भी आपने देखा। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसी महिला को दिया जा रहा है जिन्होंने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा। ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में हो, हर किसी चीज से यह सबसे जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये कह चुके थे कि वो ये पुरस्कार लेना चाहते हैं और कई बार वो खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया में 7 देशों के बीच युद्ध विराम करवाया है, वो शांति के सबसे बड़े दूत हैं। और आज नोबेल कमेटी के चेयरमैन से ये सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप को पुरस्कार देने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या देशों से उनके ऊपर कोई दबाव आया था, और क्या इस दबाव ने कमेटी के फैसले को प्रभावित किया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार की जो कमेटी है उसने अपने लंबे इतिहास में ऐसे कई अभियान देखे हैं, कई कैंपेन देखे हैं, दबाव देखे हैं, और ऐसे दबाव और ऐसे कैंपेन जिन्हें मीडिया में भी बड़ी कवरेज मिली है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में कैंपेन चलाते हैं और सोचते हैं कि इससे कमेटी पर कुछ दबाव बनेगा, लेकिन कमेटी मीडिया की हेडलाइंस देखकर यह तय नहीं करती कि किसे ये पुरस्कार देना है। कमेटी के सदस्यों को हर साल हजारों सिफारिशी पत्र मिलते हैं। हर बार बहुत सारे लोग इस पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश करते हैं, मीडिया के जरिए दबाव डलवाते हैं, मीडिया के जरिए कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और बहुत सारे लोगों से अपनी सिफारिश करवाते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी अपना फैसला काम, मेरिट और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से लेती है। तो वो काम देखती है, वो मेरिट देखती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है, जो उसकी लेगेसी है, उसके हिसाब से भी वो फैसले लेती है। तो ये लेगेसी, ये वसीयत उनकी क्या है? तो अगला सवाल ये है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, इतनी सिफारिशें करवाई, मीडिया में दिन रात ये खबर चलवाई, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। तिथि देख लीजिए आप, 31 जनवरी आखिरी तिथि थी और 31 जनवरी तक मिले नामांकनों पर ही ये फैसले लिए जाते हैं और वही नामांकन मान्य होते हैं, उन्हीं पर फैसला लिया जाता है। इस तारीख के बाद मिले नॉमिनेशंस पर विचार नहीं किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप
20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बने और सिर्फ 11 दिनों के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो चुका था उनके राष्ट्रपति बनने के। शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह उम्मीद थी कि इसी वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। शायद ये कमेटी अपने नियमों को तोड़ देगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को अगले वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार अब भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है इस बार वो जनवरी 2025 में अपने नियुक्ति के बाद उन्होंने किया है। और इसलिए अगर नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी को यह लगता भी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो यह पुरस्कार उन्हें इस साल नहीं अगले साल मिल सकता है। अब आपको यह बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई थी। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। आप सब जानते हैं डायनामाइट एक विस्फोटक है जो युद्ध में भी इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान इस दुनिया में अब तक जा चुकी है। मशहूर बोफोर्स तोप को बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के मालिक भी एल्फ्रेड नोबेल ही थे। और एक बार फ्रांस के एक अखबार ने गलती से एल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी, जबकि मौत उनकी नहीं बल्कि उनके भाई की हुई थी। उस खबर में एल्फ्रेड नोबेल को जो नाम दिया गया था, उनके नाम के साथ जिस तरीके से जो संज्ञा दी गई वो थी मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर कहकर उनका नाम छापा गया था। अपने नाम के साथ लगी इस पहचान से एल्फ्रेड नोबेल बहुत निराश हुए, बहुत परेशान हुए और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन मेरा नाम नहीं हुआ। आज भी लोग मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ कहकर बुलाते हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी और उस दिन उन्होंने तय किया कि अब वो दुनिया में कुछ अच्छा काम करेंगे, अपनी छवि को सुधारेंगे और दुनिया में अब वो शांति के लिए काम करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपनी लगभग पूरी संपत्ति दान कर दी और वर्ष 1896 में एल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और पहली बार वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और उनकी वसीयत में यह लिखा गया था कि हर साल यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने मानवता की भलाई और प्रगति में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया हो, यह उनकी इच्छा थी। तो यह कहानी है नोबेल पुरस्कार की। अब पुरस्कार के बाद बात करते हैं वादों की। और ये वादे आप जानते हैं सबसे ज्यादा किए जाते हैं हमारे देश के चुनावों में। इसलिए अब हम तेजस्वी यादव के उस वादे को डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो बिहार के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा कम लगता है और मजाक ज्यादा लगता है। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और अब वहां वादों की नई राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो सिर्फ 20 दिनों के अंदर हर परिवार को नौकरी देने वाला एक नया कानून बना दिया जाएगा। हमारे देश की राजनीति के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़े राजनीतिक वादों में से एक माना जा सकता है। बहुत ही बड़ा राजनीतिक वादा है और बड़ा सोच समझकर उन्होंने ये वादा किया है। वो भारत के लोगों की मानसिकता को समझते हैं अच्छे से। ये एक ऐसा वादा है जो सुनने में तो बेहद आकर्षक है और बिहार के लोगों के बीच लोकप्रिय भी बहुत हो रहा है। तेजस्वी यादव और हमारे देश के सभी नेता ये जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक क्रेज है। हर व्यक्ति को अगर नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वादा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसीलिए मैंने आपसे पहले से कहा, यह वादा नहीं है, यह एक मजाक है। भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के बीच ऑब्सेशन है और लोग हर कीमत पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। लोगों का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए और इसी का फायदा तेजस्वी यादव चुनाव में उठाना चाहते हैं। सबसे पहले केवल तेजस्वी यादव के वादे और बिहार की इकोनॉमी के बारे में आंकड़ों को देखिए। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितना बड़ा मजाक है। बिहार की आबादी इस वक्त है करीब 13 करोड़ 43 लाख। इस गणित को ध्यान से सुनिएगा। आबादी है 13 करोड़ 43 लाख और बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी 2 करोड़ 97 लाख नौकरियां उन्हें देनी होंगी।
लगभग 3 करोड़ सरकारी नौकरियां। फिलहाल बिहार में लगभग 20,49,370 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। केवल 20,49,000, आप मान लीजिए 20,50,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अगर इन लोगों के परिवारों को हम बाकी के परिवारों से हटा भी दें पूरी सूची से, तो भी लगभग 2,76,00,000 परिवार अभी बचते हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां देनी होंगी। अब अगर 2,76,00,000 लोगों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जाए, तो देखिए अगर सरकारी नौकरी देंगे तो कम से कम मैं तनख्वाह मान रहा हूं 10,000, हालांकि सरकारी नौकरी में 10,000 से तनख्वाह ज्यादा ही है, ये 10,000 से ज्यादा होगी तनख्वाह, लेकिन हम एक बेस सैलरी अगर माने तो कम से कम अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह भी दी जाए तो बिहार सरकार को हर साल 3,31,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिहार के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। आज बिहार सरकार का सालाना बजट 3,16,000 करोड़ रुपए है। यानी जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सिर्फ नए लोगों को 10,000 रुपए महीना सैलरी देने में ही पूरा बजट खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरा बजट नहीं, बजट कम पड़ जाएगा। यानी अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो इस योजना को, और अगर यह योजना लागू हुई तो बिहार में उसी समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और जो सरकार के तमाम जो खर्चे होते हैं और जो योजनाएं होती हैं उन सब को बंद करना पड़ेगा। सरकार के पास बस इतना ही पैसा बचेगा कि मुश्किल से इन सारे लोगों की तनख्वाह दे पाए। पहले से जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी भी रोकनी पड़ेगी। बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और जो दूसरी सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उन्हें भी तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा। सरकार को अपनी सारी कमाई सिर्फ इस सरकारी नौकरी के सैलरी देने में ही खर्च करनी होगी, और इसके बावजूद लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी भी शायद ना मिल पाए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करना बिहार में इम्पॉसिबल है, हिंदी में कहें तो असंभव है, नामुमकिन है। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ऐसा वादा करने वाली पार्टियों और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। जब ऐसे वादों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो फिर क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज हम यही सवाल लेकर आए हैं। ये लोगों के साथ एक मजाक है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को आंकड़े अभी पता नहीं है। और सोचिए अगर बिहार के कुछ लोगों ने इस वादे पर विश्वास कर लिया और इस वादे पर विश्वास करके वोट दे दिया तो उनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो नेताओं को उनके चुनावी वादों के लिए जवाबदेह ठहरा सके। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना झूठा विज्ञापन देती है, आपसे झूठा वादा करती है अपने कस्टमर से, तो उस पर जुर्माना लग जाता है। आप सोचिए जो ग्राहक होते हैं वो उस कंपनी का सामान खरीदना बंद कर देते हैं। उसकी शिकायतें की जाती हैं कि पहले आपने वादा तो किया था ये, लेकिन जब आपका सामान खरीदा तो वो वादा झूठा निकला। लेकिन अगर कोई नेता झूठा वादा करता है तब भी उसे सत्ता मिल जाती है। नेता जानते हैं कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावना से वोट देंगे। भले ही तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई के एक सर्वे में बिहार के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में कही गई हैं। बिहार के लोग कौन हैं, उनका चरित्र कैसा है, यह आरबीआई के सर्वे से पता चलता है। तो इस सर्वे में देखिए क्या पता चला। पहला, बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य की रही है जहां लोग गरीब जरूर हैं लेकिन वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और उनमें जोश है और उनमें जिंदगी में कुछ करने का जुनून है। दूसरा, बिहार के युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावान हैं। तीसरा, बिहार के गांव और शहरों में कंज्यूमर सेंटिमेंट देश के औसत से ज्यादा है। आज देश में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, सरकारी कर्मचारी और आईएएस अधिकारी बिहार से आते हैं, लेकिन आज बिहार के उन्हीं बच्चों के सामने एक ऐसा वादा किया जा रहा है जो योग्यता और मेहनत पर एक चोट करता है, योग्यता का अपमान करता है। अगर परिवार को नौकरी देने का वादा बिहार के करोड़ों युवाओं की मेहनत पर सवाल खड़े नहीं करता तो और क्या है, यह मेरिट पर सवाल खड़े करता है। जो लोग आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी? क्या एक ही परिवार में अगर दो लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो क्या उन दोनों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए?
आज एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है जहां टैलेंट की कोई कदर नहीं बचेगी और जिन छात्रों में योग्यता है, जो मेहनत करते हैं, उनका हक छीनने की कोशिश की जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्टी को और एक नेता को चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जमीन लेकर नौकरी देने के घोटाले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव और उनके माता पिता राबड़ी देवी और लालू यादव, उनकी बहन मीसा भारती और हेमा यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। यानी ये मुफ्त सरकारी नौकरी बांटने का वादा एक ऐसा परिवार कर रहा है जो कि लैंड फॉर जॉब्स के घोटाले में खुद आरोपी है और पूरे परिवार पर नौकरी दिलाने के मामले में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। आज सवाल यह है कि जो खुद नौकरी देने के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो अब अगर हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो विश्वास कौन करेगा? अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो जिन लोगों ने अपनी जमीन बेचकर सरकारी नौकरी ली थी उस घोटाले के दौरान, वो सारे लोग आज कितने दुखी होंगे। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, जमीनें बेचकर पैसा दिया रिश्वत के रूप में और फिर सरकारी नौकरी ली। आज वही परिवार और वही लोग कह रहे हैं कि अब तो हम मुफ्त में सबको सरकारी नौकरी बांटेंगे, अब जमीन बेचने की भी जरूरत नहीं है, ये सरकारी नौकरी मुफ्त में मिलेगी, आपको इसके बदले में सिर्फ अपना एक वोट देना है। तो पहले था लैंड फॉर जॉब्स, यानी जमीन के बदले नौकरी, और अब है वोट फॉर जॉब्स, यानी वोट के बदले नौकरी। पिछली बार आरोपों के हिसाब से जो था वो ये था कि अपनी जमीन बेचिए और नौकरी ले लीजिए सरकारी। आज वो कह रहे हैं अपना वोट दीजिए और सरकारी नौकरी ले लीजिए। यानी दोनों ही बार सरकारी नौकरी का सौदा हो रहा है। पिछली बार सौदा हुआ जमीन से, इस बार सौदा हो रहा है बिहार के लोगों के वोट से। अब सोचिए, ये जो बिजनेस मॉडल नया आया है, इससे हमारे देश के बाकी के नेता भी अगर प्रभावित हो गए, अब अगर अगला चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है, होगा जब, अगर ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में ऐसा ही ऐलान कर दिया कि मुझे आप वोट दो और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो क्या होगा? अगर ऐसा ही वादा देश भर के अलग अलग राज्यों में नेताओं ने हर परिवार से करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हमारे पूरे देश में लगभग 30 करोड़ परिवार हैं जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अगर वहां के राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं ने इन सब से यह वादा करना शुरू कर दिया तो 30 करोड़ परिवारों के लिए 30 करोड़ सरकारी नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2014 में हमारे देश में केंद्रीय सरकार में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 47 लाख थी। यह आर्थिक रूप से असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या को सरकारी नौकरियों में रखा जाए। ना तो उनके पास योग्यता होगी और ना ही इतनी नौकरियों की हमारे देश में आवश्यकता है। इन्हें रख भी लिया नौकरी पर तो ये करेंगे क्या? इन्हें क्या काम दिया जाएगा? हर परिवार में अगर योग्य लोग नहीं है नौकरी के लिए और फिर भी उन्हें नौकरी दे दी जाएगी क्योंकि उन्होंने वोट दिया है एक पार्टी को, तो ये लोग करेंगे क्या? क्या काम करेंगे ये? और अगर सारे ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया इस देश में, तो फिर ये देश कहां जाएगा? जो इस देश में मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, जो योग्य हैं, जो मेरिट रखते हैं, फिर वो कहां नौकरी करने के लिए जाएंगे? और ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव का क्या वादा है और जेडीयू के नेता कैसे तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद आज दिला रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।
यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। 2,76,68,930 हाउस होल्ड है, परिवार है बिहार के अंदर में। अब इनको रोजगार के अवसर देना ये राज्य सरकार का दायित्व है। तो तेजस्वी यादव के घर में तो रोजगार हम दिए, उनके राघोपुर में विद्यालय खोल के हमने रोजगार का अवसर दिया, न्याय मित्र हमने बहाल किया। हम तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते, खोखले वादे तो करिए, लेकिन साथ साथ यह उदाहरण पेश करिए कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया गया है और आपके नाम पर जो जमीन है, आपके चाचा ने जो जमीन दिया है, आपके नाना ने जो जमीन दिया है, उस जमीन को कम से कम लौटा दीजिए। 70 लाख से ज्यादा घर है, 2,70,00,000 को वो हर घर को नौकरी देने की बात अभी एकाएक जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बच गया है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसीलिए बचपना में भी, इसको बचपन ही कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का स्टेटमेंट देना, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। आज हमारे देश की राजनीति में चुनाव जीतने के 2 शॉर्टकट फॉर्मूले बन चुके हैं। पहला फॉर्मूला है जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग वोट बैंक में बांट दो, और दूसरा फॉर्मूला है बिजली, पानी और नौकरी जैसी चीजों को मुफ्त में देने का वादा करो। हमारे देश में वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन ये आज तक हमारे देश में गरीबी कैसे हटी ये आप भी जानते हैं, और गरीबी हटने में कितना समय लगा ये आप देख लीजिए। पिछले 54 वर्षों में भारत में फ्री कल्चर यानी फ्री की बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री मोबाइल फोन, फ्री हर चीज का बिल फ्री, ऐसी योजनाएं अब एक राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। हर पार्टी सोचती है कि अगर उसने जनता को कुछ मुफ्त में दे दिया तो वोट अपने आप आ जाएंगे। इसलिए चुनाव प्रचार में ज्यादातर भावनात्मक बातें होती हैं, जाति पर बात होती है और मुफ्त की बातें होती हैं, और जिसमें तथ्य बहुत कम होते हैं। अब समय आ गया है कि जनता खुद नेताओं की इन चालों को समझे। राजनीति को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और योजनाओं से तोलना चाहिए। फिर भी किसी के वादे पर विश्वास करने से पहले आप कुछ सवाल जरूर पूछें उन नेताओं से। जब भी कोई नेता आपसे कुछ वादा करने के लिए आए तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि ये वादा लागू कैसे होगा, इसका पैसा कहां से आएगा, और पिछले चुनाव के जो वादे पूरे हुए हैं या नहीं उनके बारे में भी सवाल करिए। और अगर जनता ने जवाब मांगना शुरू कर दिया तो नेता भी जवाब दे और जिम्मेदार इसके बाद बन जाएंगे। तो आप ये सारी बातें पूछिए, आप एक स्मार्ट वोटर बनिए। आपका वोट बहुत कीमती है। कोई भी नेता झूठे वादे करके या धोखे से आपके वोट को ले नहीं सकता। आप इस बात को जब समझ जाएंगे तो फिर देखिए कि देश की राजनीति कैसे साफ सुथरी हो जाएगी। और ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज जब ये वादा किया गया है या और भी जो वादे किए जा रहे हैं, बिहार के लोगों के पास एक शानदार मौका है ये बताने का कि बिहार के लोग कैसे अलग सोचते हैं, और ये उनके पास एक मौका है बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का। अब जैसा कि आप जानते हैं, असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु जब हुई, हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार आपको उनकी मौत की जांच से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती। आज इसके बारे में 3 अपडेट्स हैं आपके लिए। पहला, जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा की मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के कुल मिलाकर 5 बैंक खातों को एसआईटी ने फ्रीज कर लिया है। इसके साथ ही दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और एसआईटी ने दोनों से इनकम टैक्स रिटर्न की रिपोर्ट मांगी है। सिद्धार्थ शर्मा को
गिरफ्तार पहले किया गया था और उससे पूछताछ के बाद आज ये कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थ शर्मा पिछले 12 साल से जुबीन के साथ थे और सिद्धार्थ पर आरोप है कि उन्होंने गुवाहाटी में जुबीन गर्ग के पैसे से लग्जरी होटल्स और कई अलग अलग कारोबार शुरू किए थे, जबकि जुबीन आर्थिक तंगी की वजह से 2 साल से अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे थे। जुबीन की संपत्ति का अभी तक आधा ही हिसाब मिल रहा है और बाकी की संपत्ति कहां गई ये पता नहीं चल रहा। दूसरा, एसआईटी ने जुबीन गर्ग के 2 सुरक्षा कर्मियों नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 20 दिनों की जांच में पता चला कि जुबीन के ये दोनों सुरक्षा कर्मियों के बैंक खातों में पिछले 4 से 5 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ था। नंदेश्वर बोरा के खाते में लगभग 70 लाख और परेश वैश्य के खाते में करीब 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस लेन देन के जरिए जुबीन के पैसे में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है और दोनों सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तीसरा, जुबीन की मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकनु महंत को लेकर जांच में अब कुछ नए खुलासे हुए हैं। श्यामकनु महंत पर आरोप है कि उन्होंने जुबीन गर्ग का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टरों ने जुबीन को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी वो जुबीन को सिंगापुर के टूर पर लेकर गए। जुबीन गर्ग की भारत में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह पता चलेगा कि आखिर जुबीन की मौत कैसे हुई थी। जुबीन गर्ग की मौत एक रहस्य बनी हुई है और मन का बोझ भी आपके शरीर का एक बहुत बड़ा रहस्य है। आजकल सभी लोग अपने शरीर का वजन घटाने में लगे हैं और यही कारण है कि वजन घटाने वाली एक दवा हमारे देश में बिकने वाली दूसरी सबसे बड़ी दवा बन गई है, दूसरे नंबर पर, क्योंकि सबको अपने शरीर का वजन घटाना है। लोगों को हर कीमत पर वजन कम करके अच्छा दिखना है, फिल्मी एक्टर जैसा, मॉडल जैसा दिखना है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके शरीर के बोझ के अलावा आपके मन पर भी, आपके दिमाग पर भी हमेशा एक बोझ रहता है। शरीर तो बीमार होता है लेकिन आपका मस्तिष्क भी बीमार होता है। कई बार आपका शरीर अपनी क्षमता से बहुत कम काम करता है, लेकिन कई बार आपका दिमाग भी अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहा होता है। आज हम आपसे बात करेंगे उस वजन की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये वजन कई टन का वजन होता है। आज दुनिया में हर कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान है। कोई जिम में वर्कआउट करके अपना वजन घटा रहा है तो कोई वजन घटाने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहा है। शरीर का वजन तो आप घटा लेते हैं, लेकिन मन का बोझ किसी दवाई से, इंजेक्शन से, किसी वर्कआउट से, जिम से, ट्रेडमिल पर चलने से कम नहीं होता। कई बार यह बोझ उन लोगों को मानसिक तौर पर बीमार बना देता है जो बाहर से देखने में पूरी तरह फिट दिखते हैं, क्योंकि यह बोझ भावनाओं का होता है, यह बोझ डर का होता है, यह बोझ टूटती उम्मीदों का होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से संघर्ष कर रहे हैं। आबादी का लगभग 14% है ये, पूरी दुनिया की आबादी का। यानी दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक वैश्विक आपदा है। अब मानसिक बोझ के भी कई स्तर हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम है एंजाइटी, बेचैनी, यानी भविष्य की चिंता। यह एक तरह का डर है जो हर पल आपको परेशान करता है कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होने वाला है। अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कैसे हैं, जीवन कैसा चल रहा है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि कल क्या होगा। अगर कल सब कुछ ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, कल मेरी नौकरी ठीक नहीं रही तो क्या होगा, कल कुछ भी हो सकता है। और ये डर आप सबके मन में है, इसको एंजाइटी कहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में भी लगभग 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग ही इसका इलाज करा पाते हैं। हमारे देश में 40% युवाओं के लिए, टीनेजर्स के लिए टेंशन और एंजाइटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने मेंटल हेल्थ पर चिंता जताई है। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आप ही अपने सबसे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन आप अपने साथ कितना समय बिताते हैं, ये आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
हम भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आपके बीते हुए दिनों का दर्द, यानी आपके पास्ट का दर्द और भविष्य का डर, इसी की वजह से हम तनाव और चिंता में रहते हैं। आपका जो भूतकाल है यानी पास्ट, वो तो जा चुका है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, यानी ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, और फिर भी हमें इन दोनों से डर लगता है। हाथ में सिर्फ आज है, इसलिए आज के दिन को जिए, बीते हुए कल के दर्द और आने वाले कल की चिंता को भूल जाइए। आज हम आपको एक थेरेपी देना चाहते हैं, बड़ी आसान। लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह थेरेपी है ठहरने की थेरेपी। जरा ठहरिए, जरा रुकिए और कुछ देर कुछ मत कीजिए। यह है कुछ ना करने की थेरेपी। इस इलाज में आपको कुछ नहीं करना, और यह सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है कुछ देर के लिए कुछ ना करना, कुछ ना कहना और कुछ ना सोचना। इसे आप एक चैलेंज की तरह लीजिए, और वो चैलेंज है कुछ नहीं करने का चैलेंज और कुछ नहीं सोचने का चैलेंज। न काम, न बात, न शोर, बस कुछ देर के लिए अपने साथ बैठिए, बिल्कुल चुपचाप। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि जब शरीर रुकता है तो मन भागने लगता है। लेकिन आज आप रुकिए, क्योंकि रुकने का मतलब है खुद से मिलना। केवल ये देखिए कि आपका मन कितनी देर तक ठहर सकता है। आप अपनी मानसिक परेशानी के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए ये हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। आज मैं नंबर्स कुछ लेकर आया हूं। अगर आपको बहुत परेशानी है तो आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर आपका मन दुखी है, अगर आपके मन पर सैकड़ों टन का वजन है, अगर आपके मन पर बहुत बोझ है, तो आज मैं आपके साथ एक कविता शेयर करना चाहता हूं। हम सिर्फ घटाते हैं अपने शरीर का वजन, जबकि सैकड़ों टन के बोझ से पिस रहा है हमारा मन। हर 7वां आदमी मन से परेशान, हर 7वां आदमी मन से बीमार। अब हर किसी को मरहम की दरकार। फोन में सैकड़ों नंबर सजे पड़े हैं, पर दर्द सुनने वाले कहीं दूर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर दोस्त हैं हजार, फिर भी मन के भीतर है एक गहरी दरार। शरीर की चोट की हर किसी को है फिक्र, लेकिन मन की चोट किसी को नहीं आती नजर। मन को बार बार मिलता है धोखा। अब हमने भी पहन लिया है अलग अलग मुखौटा। जो आज साथ है उसकी कद्र कहां है? कुछ और मिल जाए, बस इसी में जिंदगी तबाह है। मन में विचारों का है ट्रैफिक जैम, हर किसी के भीतर चल रहा है कोई संग्राम। जिंदगी की तेज रफ्तार में कुचल रहा है मन। हर सांस एक जंग है, हर पल एक रण। सैकड़ों जख्मों से छिल चुका है मन, अब कौन लगाए इन घावों पर मरहम। थाम लीजिए अब अपने मन की डोर, तभी तो आएगी जिंदगी में एक नई भोर। अकेलेपन को दर्द नहीं दवा बनाइए, धीरे धीरे मन की गांठों को सुलझाइए। शांति से साधिए अपने भीतर का मन, विचारों के जाल से उसे कीजिए मुक्त हर क्षण। फोन छोड़कर आप भी अपनों से मिलकर आइए, गैरों के दर्द को भी अपना बनाइए। रिश्तों का कनेक्शन नेटवर्क से नहीं, नजरें मिलाकर बनाइए। आप चाहें तो यह कविता अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि डिकोड के दर्शक अब कैसे एक नया इतिहास लिख रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार अपने हाथ से चिट्ठी कब लिखी थी? शायद आपको भी याद नहीं होगा, क्योंकि आज के डिजिटल युग में लोगों ने हाथों से चिट्ठियां लिखना अब बंद कर दिया है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, किस्मत वाला हूं, हमारी टीम बहुत किस्मत वाली है कि लोग हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेज रहे हैं। डिकोड की डाक में देश भर से बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से चिट्ठियां लिखकर हमें भेजी हैं। हमें बहुत खुशी है कि सोशल मीडिया के जमाने में अब चिट्ठी लिखने की परंपरा एक बार फिर से शुरू हो रही है। और आज मैं कुछ चिट्ठियां अपने साथ लेकर आया हूं। ये मेरे हाथ में चिट्ठियां हैं, देखिए। ये सारी चिट्ठियां जो आप देख रहे हैं, ये हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां हैं। ये देखिए, इस तरह के लिफाफे शायद आप भूल चुके होंगे जब लिफाफों में इस प्रकार की चिट्ठियां आती हैं। और मैं अपने इन सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं। एक हमारी दर्शक हैं रेणुका साहू,
जो छोटी बच्ची हैं, कक्षा 12 की छात्र हैं और वो कह रही हैं कि मैं डी कोड हमेशा देखती हूं और इससे कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। ये देखिए रेनू का साहू ने जो चिट्ठी लिखी है, ये देखिए हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है, ये उसका लिफाफा। आप शायद ऐसी चिट्ठियों को भूल चुके होंगे। एक और चिट्ठी है तन्मय तेजस की, और तन्मय तेजस भी एक युवा हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं, रांची के एक स्कूल के छात्र हैं। उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी भी आप देख सकते हैं। ये चिट्ठी हमें लिखी है, इसका मैं पन्ना पलटने की कोशिश कर रहा हूं। ये मदन लाल चावके ने हमें चिट्ठी लिखी है और देखिए ये भी हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। आज के ज़माने में जब लोग व्हाट्सएप पर भी लिखना नहीं चाहते, व्हाट्सएप पर भी एक इमोजी लिखकर छोड़ देते हैं, अगर कोई हाथ से चिट्ठी लिखे तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, आप में से बहुत सारे लोग अब हाथ से लिखना छोड़ चुके हैं। हाथ से लिखने की परंपरा को फिर से शुरू कीजिए, एक दूसरे को चिट्ठी लिखने की परंपरा को फिर से शुरू कीजिए और देखिए हाथ से जो चिट्ठी लिखी जाती है वो कितनी व्यक्तिगत बन जाती है। ये एक तोहफे से कम नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को, मेरी ही बात नहीं है, जब भी आप किसी को हाथ से लिखी चिट्ठी भेजेंगे तो उसे बहुत ही अच्छा और स्पेशल महसूस होगा। तो आज डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे DD न्यूज।